Assalamu alaikum students, my name is Faizan Siddiqui and I am your chemistry teacher. लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था लेक्चर नंबर 9, तो उस लेक्चर में हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के टॉपिक्स हमारे चल रहे थे और उसमें हमने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़ी थी। हमने सबसे पहली वहां पर एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम था, उसको डिस्कस किया था कि डाउन सेल क्या होता है, उससे कैसे सोडियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको किस तरह से पेपर में अटेम्प्ट करना है, तो वो चीज डिस्कस हुई थी। आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ने, मैंने जो लेक्चर के एंड में बोर्ड का पैटर्न समझाया था कि क्या क्या हेडिंग्स आएंगी डाउन सेल को अटेम्प्ट करते वक्त, तो कुछ बच्चों ने मुझे उसका बकायदा स्क्रिप्ट पूरा बना के भी व्हाट्सएप पे सेंड किया था कि क्या क्या हेडिंग उसमें आनी चाहिए और उस हेडिंग के लिहाज से डाटा क्या आना चाहिए। तो इसलिए अगर इस तरह की कोई भी वर्किंग आप लोग कर रहे होते हैं तो उसको शेयर किया करें ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग किस तरह का होमवर्क कर रहे हैं। चलें, तो यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं। सेकंड जो इंडस्ट्री हमारे पास है वो है यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड कॉस्टिक सोडा बाय कैस्नर-कैलनर्स प्रोसेस। ठीक है, कैस्नर-कैलनर प्रोसेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन है और इसके लिए किस तरह से वर्किंग होगी उसको हम यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके सामने जो है यहाँ पे बना हुआ है कैस्नर-कैलनर सेल। इस कैस्नर-कैलनर सेल से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए पहले तो सेल को देख लें कि इसकी अरेंजमेंट जो है वो किस तरीके से होती है। ये जो कैस्नर-कैलनर सेल होता है इसके दो कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक जो ऊपर वाला पोर्शन होता है यानी कि ये वाला पोर्शन, ये मेन कैस्नर-कैलनर सेल है, यानी एक्चुअल जो कैस्नर-कैलनर सेल है वो ये वाला पोर्शन होता है आपके पास। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, इसके अलावा इसका जो दूसरा पार्ट है यानी कि ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है, ये पोर्शन जो है ये यहाँ पे कहलाता है डेन्यूडर। ठीक है, बुक के अंदर इसकी डायग्राम बनी हुई है, वहां से इसको देख सकते हैं। तो इसलिए एक्चुअल कैस्नर-कैलनर ऊपर वाला कंपार्टमेंट होता है, ये पूरा कंपार्टमेंट होता है, और जो नीचे वाला कंपार्टमेंट होता है वो डेन्यूडर है। इन दोनों पोर्शंस में जो है वो 1 by 1 रिएक्शंस होते हैं। अच्छा, इस कैस्नर-कैलनर वाले पोर्शन को और इस डेन्यूडर वाले पोर्शन को यहां पर ज्वाइन किया जाता है ये डक्ट सिस्टम से। ये पूरी डक्ट सिस्टम जो है वो यहाँ पे चल रही है, इसके थ्रू इसको ज्वाइन किया जाता है और इस डक्ट के अंदर मरकरी जो होती है वो कंटिन्यूअसली फ्लो कर रही होती है। ठीक है, तो मरकरी का फ्लो दिखाया हुआ है, तो ये डक्ट के अंदर मुसलसल ये मरकरी है फ्लो करते हुए जा रही है और यहाँ पे नीचे एक पंप लगा हुआ होता है। इस पंप का काम यही होता है कि जब आप इसको ऑपरेट करते हैं तो ये मरकरी को इस डक्ट सिस्टम में सर्कुलेट कर रहा होता है, तो इसलिए मरकरी का पंप जो है वो यहाँ पे नीचे लगा हुआ होता है। अच्छा, जो हमारे पास टॉप वाली इसका कंपार्टमेंट होता है उसमें इलेक्ट्रोड्स हैंग होते हैं जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं और यहाँ पे वो एनोड का काम करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो यहाँ पर ये डक्ट सिस्टम चल रहा है, इस डक्ट सिस्टम में जो मरकरी फ्लो कर रही होती है, ये मरकरी यहाँ पर कैथोड का काम कर रही होती है। तो इसलिए एनोड ऊपर वाले कंपार्टमेंट में लगे हुए और कैथोड जो होता है वो यहाँ नीचे लगा हुआ होता है, ये इस तरीके से होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं ब्राइन सोल्यूशन। जब भी ब्राइन सोल्यूशन की बात आ जाए तो ब्राइन सोल्यूशन जो होता है वो NaCl के कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को कहा जाता है, तो हम यहाँ पे ब्राइन सोल्यूशन से इसको प्रिपेयर करते हैं। अब ये काम होता है किस तरीके से उसको यहाँ पे समझ लें कि सबसे पहले काम ये होता है कि आप ब्राइन सोल्यूशन बनाते हैं अलग से, ये नेचुरली भी मिलता है और आप इसको बना भी सकते हैं। जो ब्राइन सोल्यूशन बनता है वो NaCl को वाटर में डिसॉल्व करने से बनता है। जब आप NaCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो NaCl की वाटर में जाने के बाद आयनाइजेशन हो जाती है, तो इसलिए हम पहला जो काम यहाँ पे दिखा रहे हैं केमिकली, वो हम आयनाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दिखा रहे हैं जो ब्राइन की फॉर्म में हो रही है। ठीक है, तो ये काम किस तरह से हो रहा है इसको जरा समझ लें कि आपने ब्राइन बनाने के लिए NaCl लिया, उस NaCl को आपने वाटर में डिसॉल्व किया ताकि ब्राइन बन जाए। सही है ना, तो जब आपने उसको वाटर में डिसॉल्व किया तो NaCl वाटर में जाता है, वाटर में जाने के बाद अपने आयंस में ब्रेक होता है और अपने आयंस में ब्रेक होने के बाद वो बनाता है क्या, Na पॉजिटिव आयंस, और साथ में वो बनाता है वहां पे क्या, Cl नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो आपको इस तरह के पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन जो है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया कि इस जगह से आपने ब्राइन एंटर किया।
तो ब्राइन एंटर करने का मतलब है कि आप ब्राइन की फॉर्म में यहां पे एंटर कर रहे हैं Na पॉजिटिव आयन और साथ में एंटर कर रहे हैं Cl नेगेटिव आयन। अब होता क्या है कि जब आप ब्राइन एंटर करते हैं तो ब्राइन के अंदर क्योंकि पॉजिटिव आयन भी मौजूद है और इसके अंदर क्योंकि नेगेटिव आयन्स भी मौजूद हैं, तो ब्राइन में जो Cl नेगेटिव आयन्स होते हैं ये Cl नेगेटिव आयन फ्लो करके एनोड की तरफ जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहला जो रिएक्शन हो रहा होता है वो एनोड पर होता है कि Cl नेगेटिव आयन्स एनोड पे जाते हैं। अब एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिस पर ऑक्सीडेशन होती है, तो इसलिए Cl नेगेटिव आयन जो होते हैं वो एनोड पे जाते हैं और एनोड पे जाने के बाद वो ऑक्सीडाइज होते हैं। ठीक है, तो ये काम किस तरह से होता है इसको मैं यहां नीचे इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहा हूं कि जो क्लोराइड्स के आयन होते हैं ये जब एनोड पे जाते हैं तो वहां पे जाके ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और ऑक्सीडाइज होते हैं। ये इक्वेशन यूं बनेगी, Cl नेगेटिव आयन है, एनोड पे गया, एनोड पे जाके इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये क्लोरीन का एटम बनाएगा। अच्छा, एक जो आयन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एक एटम बनाता है। अगर यहां पे क्लोरीन के दो आयन्स एनोड पे जाएंगे तो वो वहां पे जाने के बाद टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो क्लोरीन गैस बनाएंगे। तो ये जो क्लोरीन गैस होगी ये सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो यहां पर है और ये क्लोरीन गैस जो है वो आपको ऊपर एनोड पे मिल जाती है। तो क्लोरीन जो होती है वो इस तरह से यहां से बाहर निकल जाती है। अच्छा, उसके बाद यहां पे जो है वो बच जाते हैं अब सोडियम के आयंस जो कि कैटाइंस होते हैं। ठीक है, क्लोरीन के बाहर निकलने के बाद सोडियम के आयंस के रिएक्शन है कि सोडियम के जो आयंस होते हैं वो नीचे चले जाते हैं कैथोड पे यानी मरकरी की तरफ। कैथोड पे जाने के बाद उनकी वहां पर होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से रिडक्शन। तो वो मैं इस तरह से लिख रहा हूं कि रिडक्शन ऑफ सोडियम आयंस एट कैथोड। ठीक है, तो सोडियम आयंस कैथोड पे जाते हैं और कैथोड पे जाने के बाद वो वहां पे रिड्यूस हो जाता है। अब ये काम किस तरह से हो रहा है वो यहां पे दिखा देते हैं हम कि सोडियम का जो आयन होता है क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जब वो कैथोड पे जाता है तो कैथोड पे जाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद सोडियम का एटम बनाता है। तो एक सोडियम का आयन एक वक्त में एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो अगर 2 सोडियम के आयन्स होंगे वो कैथोड पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद सोडियम के 2 एटम्स बनाएंगे। तो इसलिए जितना भी ये सोडियम होता है ये सारा का सारा कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इसके अंदर रिडक्शन का काम होता है। इस चीज को याद रखिएगा, जब भी इक्वेशन लिखी जाती है अगर इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड पे लिखे हुए होते हैं तो इसका मतलब है कि वहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड पे लिखे हुए हैं तो इसका मतलब है कि वहां पर रिडक्शन का काम हो रहा है। ठीक है, तो सोडियम आयन की कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो जाती है, वो इस तरह से होता है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे क्या होता है, इसके आगे का सिचुएशन को यहां पे समझें। इसके आगे ये होता है कि जो सोडियम कैथोड पे मिल जाता है तो फिर ये सोडियम जो होता है वो कैथोड पे क्योंकि मरकरी होती है तो ये सोडियम उस मरकरी के साथ मिक्स हो जाता है। अगर आप मरकरी की सरफेस को माइक्रोस्कोप से देखें, मरकरी क्योंकि लिक्विड मेटल है तो मरकरी के एटम्स के दरमियान स्पेसेस होते हैं जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहलाते हैं। तो सोडियम के एटम जाके इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में मिक्सअप होना शुरू हो जाता है और फिर आपको यहां पे सोडियम और मरकरी का ये मिक्सचर मिलता है। ये जो मिक्सचर मिलता है इस मिक्सचर को सोडियम मरकरी एमेल्गम का नेम दिया जाता है। एमेल्गम एक ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है कि जिसमें मरकरी एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल हो रहा होता है तो उसको एमेल्गम कहते हैं। तो सोडियम मरकरी एमेल्गम मिलता है यानी सोडियम एंड मरकरी का मिक्सचर मिलता है। तो यहां से तो एंटर हो रहे थे सोडियम के आयंस जो रिड्यूस होके एटम में कन्वर्ट हो गए, लेकिन जब आप आगे जाएंगे तो आगे आपको सोडियम अकेला नहीं मिलेगा बल्कि आपको सोडियम एंड मरकरी का जो है वो मिक्सचर यहां पे मिल रहा होगा यानी इनका एमेल्गम मिल रहा होगा। अब ये सोडियम मरकरी एमेल्गम जो होते हैं वो आगे जाते हैं डेन्यूडर में। डेन्यूडर में आपने वाटर की कंटिन्यूअस सप्लाई दी हुई होती है। तो जब ये सोडियम मरकरी एमेल्गम डेन्यूडर में जाता है तो डेन्यूडर में जाने के बाद जो सोडियम के एटम्स होते हैं वो डेन्यूडर के वाटर से रिएक्शन करता है। तो सोडियम का डेन्यूडर के अंदर जो रिएक्शन होता है वो किस तरह का होता है तो वो मैं आपको दिखा देता हूं और उसकी मैं यहां पे पॉइंट ऐड करूंगा, रिएक्शन इन डेन्यूडर। ठीक है ना, तो सोडियम किस तरह से रिएक्शन कर रहा है वो समझ लें कि ये सोडियम के एटम्स हैं। ये सोडियम के एटम पहले तो कंबाइन हुए मरकरी से और कंबाइन होने के बाद इन्होंने यहां पे फॉर्म किया सोडियम मरकरी एमेल्गम। ये डेन्यूडर में एंटर होने से
पहले की कंडीशन है कि सोडियम मरकरी एमेल्गम बन गया। उसके बाद ये जो सोडियम मरकरी एमेल्गम था, ये सोडियम मरकरी एमेल्गम जाता है डेन्यूटर में। डेन्यूटर के वाटर से ये रिएक्शन करता है। जब ये रिएक्शन करेगा तो सोडियम का जो एटम है वो वाटर के OH वाले पार्ट से कंबाइन होगा, और कंबाइन होने के बाद वो वहां पे बना देगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में आपको जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो मिलेगी। यानी इस रिएक्शन को मैं समझाऊं, ये रिएक्शन इन एक्चुअल इस तरह से होता है। मैं थोड़ा सा ब्रेक करके दिखा दूं कि सोडियम जो होता है ये OH वाले पार्ट से रिएक्ट करके NaOH बनाता है, और जो हाइड्रोजन ये बच जाती है ये हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में लिबरेट हो जाती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और साथ में आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। तो मेन जो प्रोडक्ट होता है आपको डेन्यूटर में, वो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, जो कि हमारा कैसना कैलुलर प्रोसेस का टारगेट है। और साथ में बाय प्रोडक्ट जो मिलती है वो आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है। यानी आप देखें तो कैसना कैलुलर प्रोसेस में आपको मेन प्रोडक्ट के अलावा 2 बाय प्रोडक्ट्स मिल रही है। एक बाय प्रोडक्ट आपको शुरू में मिल रहा था क्लोरीन, और दूसरा बाय प्रोडक्ट जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहा होता है हाइड्रोजन। अच्छा, डेन्यूटर में क्योंकि सोडियम मरकरी एमेल्गम था वो वाटर से पास हो रहा था, तो सोडियम ने तो रिएक्शन कर दिया और वो सोडियम की प्रोडक्ट ये मिल गई NaOH एंड हाइड्रोजन। बाकी मरकरी जो होता है वो वाटर से रिएक्शन नहीं करता, तो इसलिए मरकरी वाटर से पास होता हुआ बाहर निकल जाता है, जिसको प्रोसेस में रिसाइकिल कर दिया जाता है। यानी अगर आप डायग्राम देखें तो सोडियम मरकरी एमेल्गम हुआ, यहां पे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गई, सोडियम और वाटर के रिएक्शन के नतीजे में साथ में आपको हाइड्रोजन गैस मिल गई। ठीक है, उसके बाद जो मरकरी होता है, ये मरकरी यहां से फ्लो करता हुआ नीचे आ जाता है, और फिर बाहर इसको कूल डाउन करके जो है मरकरी के पंप्स लगे हुए होते हैं, इन पंप्स के थ्रू इसको रिसाइकिल यहां से कर दिया जाता है। ये इस तरह से होता है। तो मरकरी का काम यहां पर जो डक्ट सिस्टम में वो 2 हैं। एक तो मरकरी कैथोड का काम कर रही है, ठीक है, और दूसरा मरकरी जो है ना वो यहाँ पे कैरियर का काम कर रही है, कि मरकरी यहां से सोडियम को पिक करती है और सोडियम को लेकर डेन्यूटर में पहुंचा देती है, जहां वो सोडियम वाटर से रिएक्ट करना शुरू कर देता है, और मरकरी सोडियम को डेन्यूटर में एंटर करने के बाद खुद मरकरी डेन्यूटर से बाहर निकलती है, और फिर वो प्रोसेस के अंदर रिसाइकिल होना शुरू हो जाती है। तो डेन्यूटर जो होता है वो कैरियर का काम करता है, जो सोडियम को कैरी कर रहा है। तो आपको इस प्रोसेस में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है वो 100% प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो आपको यहां पे मिल रहा होता है। लेकिन 100% प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलने के बावजूद ये जो कैसना कैलुलर प्रोसेस है, इसको जो है वो कमर्शियली बैंड कर दिया गया है। ठीक है, और कमर्शियली बैंड करने के बाद जो है इसको रिप्लेस भी किया गया है, और इसको रिप्लेस करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है वो नाम याद रखिएगा, क्योंकि वो MCQs में पूछते हैं कि गिब्स डायफ्राम सेल है, उससे जो है इस कैसना कैलुलर प्रोसेस को रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, तो यहां पर रिप्लेस क्यों किया गया, उस रिप्लेसमेंट के हवाले से इसके कुछ एडवांटेजेस हैं 1-2, और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इस प्रोसेस के, तो हम वो डिस्कस करते हैं। यानी जब आप इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन अटेम्प्ट करेंगे तो आपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताने। कैसना कैलुलर सेल का एक एडवांटेज तो ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने अगर है प्योरेस्ट, तो प्योरेस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको इसी प्रोसेस से मिलेगा। कोई और प्रोसेस इतना प्योर NaOH नहीं देता जो कि यहां पे आपको मिलता है। दूसरा ये है कि इस प्रोसेस में एक फायदा ये होता है कि जो क्लोरीन मिल रही है वो क्लोरीन ऊपर एक अलग चैम्बर में मिल रही है, और जो NaOH मिल रहा है वो यहां नीचे एक अलग कंपार्टमेंट में मिल रहा है। तो क्योंकि NaOH और क्लोरीन ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, तो सेपरेटेड होने की वजह से इनके दरमियान साइड रिएक्शन नहीं होते, वरना NaOH क्लोरीन से अगर रिएक्ट कर जाए, ठीक है, तो रिएक्ट करने के बाद वहां पे नई नई प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगा। तो अगर सपोज करें NaOH और क्लोरीन एक ही जगह मिल रहा होता है तो वो आपस में रिएक्ट भी करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद वो बनाते ही है सोडियम क्लोराइड बना रहे होते हैं, सोडियम क्लोरेट बना रहे होते हैं, और साथ में वाटर बना रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहां पर ये दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट में मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये वाला जो साइड रिएक्शन है, ये साइड रिएक्शन यहां पे नहीं हो पाता। दूसरे जो तरीके हैं NaOH बनाने के, उसमें ये साइड रिएक्शन हो जाता है, लेकिन ये साइड रिएक्शन यहां पे अवॉइड हो जाता है। तो नो साइड रिएक्शन बिटवीन NaOH एंड क्लोरीन। तो इस प्रोसेस का एक फायदा जो है वो हमारे पास ये है। ठीक है ना, ये 2 एडवांटेजेस हैं।
अच्छा, उसके अलावा इसके एक दो डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो वो डिसएडवांटेजेस क्या है उसको एक नजर देख लें। इस प्रोसेस का जो एक डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज ये है कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी 3 जगहों पे इस्तेमाल हो रही है। कौन कौन सी 3 जगहों पे इस्तेमाल हो रही है? एक तो जो आपके पास ऊपर एनोड लगा हुआ है, एनोड को चार्ज करने के लिए करंट चाहिए, ठीक है। इसी तरह नीचे कैथोड लगा हुआ है, इसको भी करंट रिक्वायर्ड है। और तीसरा, इन सबसे ज्यादा करंट जो चाहिए होता है वो मरकरी को सर्कुलेट करने के लिए चाहिए। जो मरकरी का पंप लगा हुआ है ना, ये पंप इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, क्योंकि मरकरी बहुत ज्यादा विस्कस होता है और उसकी जो है डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो मरकरी को डक्ट के अंदर फ्लो कराना मुश्किल होता है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप एक जो जंबो बॉटल होती है, अगर आप उसमें वाटर फिल करें, सही, वाटर फिल करें और उसको आप लिफ्ट करें, उठाएं एक हाथ से, तो वो उठ जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें मरकरी फिल कर दें और फिर उसको लिफ्ट करें तो वो नहीं उठ पाएगा। तो इसलिए डेंसिटी ज्यादा होती है मरकरी की, विस्कोसिटी ज्यादा होती है, तो इसलिए उसको चलाने के लिए जो पंप चाहिए होते हैं वो भी हैवी पंप्स चाहिए होते हैं। ऑर्डिनरी पंप से ये काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एक तो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। दूसरा मसला ये होता है कि जो मरकरी होती है वो टॉक्सिक इन नेचर होती है। मरकरी कार्सिनोजेनिक भी होती है, कैंसर कॉज करती है। तो मरकरी बेसिकली टॉक्सिक इन नेचर होती है, तो उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से भी जो है इस प्रोसेस को अवॉइड किया जाता है। क्योंकि ये जो डेन्यूडर वाला आपके पास कंपार्टमेंट है ना, इस डेन्यूडर पे देखें 2 आउटलेट्स हैं। एक आउटलेट ये हाइड्रोजन की और दूसरी आउटलेट NaOH की। तो मरकरी के वेपर्स सम टाइम ऐसा होता है कि इन आउटलेट से बाहर निकल आता है। तो अगर ये वेपर्स इन आउटलेट से बाहर निकलेंगे तो बाहर निकल के ये एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे होते हैं। तो इसलिए एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वगैरह से जो है अवॉइड करने के लिए जो है इस प्रोसेस को इस्तेमाल अब नहीं किया जाता इंडस्ट्रीज में। लेकिन बहरहाल ये कि ये प्रोसेस है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कहानी है। अच्छा, उसके बाद इसको पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, मैं आपको पेपर का इसका पैटर्न समझा देता हूं। तो पेपर पैटर्न आप लोग सारे देख लें। पेपर में जब इसको अटेम्प्ट करना है तो उसमें क्या क्या हेडिंग्स आएंगी। सबसे पहले तो इसकी डायग्राम आएगी पेपर में, कैस्टनर कैलेंडर सेल की पूरी डायग्राम साफ सुथरी बनाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज आएगी इसके अंदर क्या कि आपने इसकी कंस्ट्रक्शन बतानी है कि क्या कंस्ट्रक्शन है कैस्टनर कैलेंडर सेल की, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी वर्किंग बतानी है, ठीक है, कि काम किस तरह से सेल वर्क कर रहा होगा। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस इन द सेल, ठीक है, कि सेल के अंदर क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं आपने वो बताना है। और उसके बाद इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताने, क्योंकि नॉर्मली जो कैस्टनर कैलेंडर सेल आता है वो पेपर में 5 मार्क्स का आ रहा होता है, सेक्शन सी में आ रहा होता है नॉर्मली। तो आपने सारी की सारी बातें इसमें बतानी है जब ये कभी 5 मार्क्स में सेक्शन सी में आएगा। यूजुअली 5 मार्क्स में आता है, तो इसलिए 5 मार्क्स के लिए आपने सारी चीजें बतानी है। लेकिन अगर ऐसा हो कि 5 के बजाय ये पेपर में 4 मार्क्स में आ जाए, तो उस सूरत में आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं बताने, लेकिन बाकी सारी चीजें बतानी होंगी अगर ये 4 मार्क्स में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा कि पेपर में आपने इसको इस तरह से अटेम्प्ट करना है। ये इसकी कहानी। इसके आगे हमारे पास NaOH की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। हम उन केमिकल प्रॉपर्टीज को भी एक नजर देख लेते हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टीज पेपर में सेपरेटली पूछी जाती हैं, इसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब आप इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं लिखेंगे, ये सेपरेटली पूछी जाती हैं, तो इसका सेपरेट क्वेश्चन बनेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की 3-4 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो डिस्कस की हुई हैं, तो एक एक करके इनको क्विकली देखते चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि भाई NaOH जो है ये एक मोनो एसिडिक बेस है, ठीक है। एक मिनट, मोनो एसिडिक बेस है। अच्छा, मोनो एसिडिक बेस क्या होती है? मोनो एसिडिक बेस का मतलब ये होता है एक ऐसी बेस जो 1 OH डोनेट करती है, तो वो मोनो एसिडिक बेस कहलाती है। अभी इसी तरीके से अगर मैं इसका रिएक्शन लिखूं, तो जैसे अगर आप NaOH को आयनाइज करें तो आयनाइज होने पर ही क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव आयन और साथ में बनाएगा ये OH नेगेटिव आयन। तो ये जस्ट 1 OH डोनेट करती है, तो इस 1 OH के डोनेट करने की वजह से हम कहते हैं कि ये मोनो एसिडिक बेस है। उसके अलावा NaOH न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करती है। अब इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो बड़ा फेमस सा है कि आप
NaOH लें और इसका रिएक्शन आप परफॉर्म करवाएं HCl से। ये तो सभी ने किया हुआ ना कि भाई HCl में H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, NaOH में Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव। जब रिएक्शन करेंगे तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से रिएक्ट करेगा और बनाएगा NaCl, और H पॉजिटिव OH नेगेटिव से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके बनाएगा वाटर। तो एक सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो यहां पर हो रहा है। तीसरा कैरेक्टर ये कि NaOH अमोनिया फॉर्मेशन में यूज की जाती है। तो अमोनिया फॉर्मेशन किस तरह से की जाती है उसका तरीका भी समझ लें। 2 स्टेप में ये काम होता है। पहला स्टेप ये होता है कि आपने NaOH लिया और इसका रिएक्शन आपने परफॉर्म कराया अमोनियम क्लोराइड से NH4Cl से। जब रिएक्शन कराएंगे Na पॉजिटिव OH नेगेटिव NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से और दूसरे का पॉजिटिव एक के नेगेटिव से कंबाइन हो जाएगा। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो प्रोडक्ट मिलेगी NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में मिलेगा क्या NaCl। अब ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको अगर स्लाइटली सा वार्म किया जाए तो वार्म करने पे ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये एक हाइड्रोजन लूज करता है। ये हाइड्रोजन जाके OH से कंबाइन होता है। N के साथ 4 हाइड्रोजन है, ये 1 हाइड्रोजन लूज करता है जो OH से कंबाइन होता है और कंबाइन होकर वाटर बनाता है। और जब NH4 एक हाइड्रोजन लूज कर देगा तो हाइड्रोजन लूज करने के बाद ये NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया गैस की प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है इंडस्ट्रीज में, ये चीज है। और इसका एक लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि भाई ये सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये मुख्तलिफ मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो किस तरह से, जैसे बुक में मुख्तलिफ आयरन के साथ भी रिएक्शन है, जिंक के साथ भी रिएक्शन है। रिएक्शन भी कई तरह से लिखे जा सकता है। जैसे मेरे पास एक जिंक है, आप जिंक का सॉल्ट यूज कर लें, जिंक मेटल यूज कर लें। जब आप जिंक का रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उस जिंक को कंबाइन करा के बना देता है जिंक हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है ना। ये जिंक जो होगा ये OH वाले पार्ट से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके वो जिंक हाइड्रो ऑक्साइड के वहां पर व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है वो बना देता है। और साथ में आपको जो है वो सोडियम के आयंस जो होते हैं वो यहां पे मिल जाते हैं। अगर आप जिंक के एटम के बजाय जिंक का सॉल्ट यूज करेंगे ZnCl2, तो ये क्लोरीन Na से मिलके NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप यूज क्या कर रहे हैं, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा। तो आप जब रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन के नतीजे में आपको जिंक हाइड्रोक्साइड मिलता है और साथ में आपको सोडियम के आयंस मिल जाते हैं। अब जिंक हाइड्रोक्साइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल होते हैं। यानी जब आप जिंक हाइड्रोक्साइड के इन प्रेसिपिटेट्स को NaOH में डिसॉल्व करेंगे तो NaOH में डिसॉल्व करने के बाद ये एक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है Na2ZnOH 4 टाइम्स। ये चीज याद रखना, कोई भी चीज अगर अपने आयंस में ब्रेक हो जाती है, जैसे कि ऊपर यहां पे चेक करें कि ये आयन में ब्रेक हो रहा था, या अगर कोई चीज इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना देती है तो इन दोनों का एक ही मतलब है कि वो चीज डिसॉल्व हो रही है। तो इसलिए जब ये जिंक हाइड्रोक्साइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आपको मिलते हैं, तो जब इन व्हाइट प्रेसिपिटेट्स को NaOH में आप डिसॉल्व करते हैं तो ये वहां पे डिसॉल्व होती है और उसके बाद जाके ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको मिलता है इसका नाम याद रखिएगा, चैप्टर 5 में नाम रखने का तरीका बताऊंगा। इसका नाम है सोडियम टेट्रा हाइड्रो ऑक्सो जिंकेट 2। ठीक है। अब ये सोडियम टेट्रा हाइड्रो ऑक्सो जिंकेट 2 ये नाम कैसे आया, ये चैप्टर नंबर 5 हमारे पास डी ब्लॉक का आएगा, तो वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है बच्चों, तो इसको यहीं तक रखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला अगली इंडस्ट्री हम डिस्कस करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वर प्रोसेस। वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर का डिस्कशन होगा। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।